तो हेलो एवरीवन, आज एक नया चैप्टर हम पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो इसका नाम है एटम। तो हम करने जा रहे हैं एटम स्टार्ट। तो भैया ध्यान से देखते जाएं और समझते जाएं। 10 से 15 मिनट के बीच में हम ये पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। एटम क्या है भाई? एटम क्या है? सिंपल सा एक सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले में 2 भरे जाते हैं, फिर 8, ऐसे मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग भरा जाता है। यहाँ पे पहले लिखा है कि क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आप क्या करते हो जब अल्फा पार्टिकल फेंकते हो? अल्फा इज ए पॉजिटिव वाली चार्ज, ठीक है। अल्फा क्या होता है भैया? पॉजिटिव वाली चार्ज पार्टिकल होता है। मैं यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो अगर हम उसको फेंक के मारेंगे इस न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस के अंदर भी है प्लस चार्ज। अब प्लस प्लस क्या करेगा? रिपल्सन, जिसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम के बाद जाके वो रुक जाएगा। इस जगह पे मान लो रुक गया, जिसका डिस्टेंस है r0, यहाँ पे जाके रुक गया। अब इस जगह पे जब रुका है तो रुकने का मतलब क्या हुआ कि जो आपने काइनेटिक एनर्जी दी वो एग्जैक्टली उस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ, तभी तो रुका। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो जाने वाले के अपोजिट डायरेक्शन में स्टोर होती है। अब रिपल्सन इसकी तरफ हो रहा था तो इसकी वजह से ये बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए मैंने एक लिखा यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होता है। बस यही लाइन याद रखनी है क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv का स्क्वायर, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होती है kq1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r। और यहाँ पे आ गया जो अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा उसका नाम है अल्फा। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर जितना चार्ज है Ze, और ये आ गया k, और यहाँ पे r0। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो मैंने जो भी चीज़ है, Ze का मतलब है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स, r0 जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, v जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है अल्फा वाले की। ये वाले कंसेप्ट को आपने इस डब्बे को अच्छे से ध्यान रखना है और आपका सवाल निकल जाएगा। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है ये भी देख लेते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर समझो, जब आप इसको फेंक रहे थे तो किसी एक एंगल पे जाके वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसके न्यूक्लियस यानी इसके सेंट्रल पार्ट से, यानी यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियस है ये इतना बड़ा, और इस न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। कि भैया जब आप इसको फेंकोगे तो किस एंगल से ये बिल्कुल बाउंस बैक नहीं होगा, यानी उसी के सेम डायरेक्शन में वापस नहीं आएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो हो गया उसका इम्पैक्ट। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ये b इसका हमने मान लिया इम्पैक्ट डिस्टेंस है। अब इसको हमने एक पार्टिकल की तरफ, एक इसकी तरफ पार्टिकल फेंका जो एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इसके स्टार्टिंग वाले एंगल से, ठीक है। अब भाई इसका इम्पैक्ट पैरामीटर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। क्या? k की वैल्यू आप जानते हो, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। Ze का स्क्वायर, एक आपने चार्ज फेंका है और Ze जो न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो आ गया cot θ/2, यानी जो भी एंगल होगा उसका हम आधा लेंगे एंगल। और नीचे सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर यहाँ पे डालना है, बस सीधा आ गया। इसका मतलब है b इम्पैक्ट पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv का स्क्वायर आता है। तो आप इस बात को सिंपल सी तरीके से याद रखने की कोशिश करें, हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। अगला पॉइंट हम समझते हैं। ke जो है काइनेटिक एनर्जी है, Ze जो है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, इम्पैक्ट पैरामीटर है, थीटा जो है एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ पार्टिकल है, k जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। अब बोहर्स मॉडल इस चैप्टर की तो जान है, तो इसको हमें समझना है। तो क्या बोल रहा है कि भैया एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, जब घूमने वाला इलेक्ट्रॉन अपने एक सेंटर न्यूक्लियस के अराउंड जब घूमेगा तो उसके अराउंड जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो mvr आता है, या फिर उसी एंगुलर मोमेंटम को आप nh/2π लिख सकते हो। यहाँ पे n का नंबर है सीधा सीधा सेल नंबर से, जो 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक हो सकता है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ, यानी कि दिस इज ए क्वांटम कंडीशन ऑफ बोहर मॉडल की ये है। अगला है स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब समझो, ये कहना चाहता है अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही सेल में घूम रहा है और इधर उधर जंप नहीं कर रहा है तो उसकी एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि सेम रहती है सब कुछ, वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस सब सेम रहेगा। तो इसका मतलब है वो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, कैसे फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है? जब इलेक्ट्रॉन अपने एक किसी एनर्जी से जंप करेगा लोअर एनर्जी में तो एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी जो रिलीज होगी तो एनर्जी का फार्मूला होता है h इंटू म्यू। जब डिफरेंस निकालेंगे एनर्जी का और h इंटू म्यू लिखेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और hc/λ इसी की जगह लिख दो तो आपको पता चल जाएगा लैम्डा की वैल्यू। तो यहाँ पे एक और बात लिखी है बहुत बढ़िया कि भैया जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है वो बैलेंस क्यों है? किस बात पे बैलेंस है? तो बाहर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये बैलेंस है। तो सेंट्रीपिटल होता है mv का स्क्वायर/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है kZe का स्क्वायर/r का स्क्वायर। यहाँ पे फिर से बात रिपीट की गई जो ऊपर मैंने बताया था, एक बार फिर से लिख दिया है, चलो ध्यान रखो। अगला है क्या? रेडियस ऑफ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेडियस ऑफ एटम n का स्क्वायर यानी सेल नंबर का स्क्वायर, h तो एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई का स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, और z जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक और चीज बच्चों ध्यान रखना है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल। अभी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मास यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता ही होता है। अब इन सब की वैल्यू को अगर हम डाल के सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 0.53 n का स्क्वायर अपॉन z, एंगस्ट्रॉम में आता है ये रेडियस। और यहाँ पे ये रिलेशन आपने 100% याद रखना है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा भारी होगा भाई उतना ही उसका कम रेडियस होगा। यहाँ पे सीधा इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी में देख लेते हैं। वेलोसिटी में 2 पाई के ई का स्क्वायर इंटू जेड अपॉन एन एच। जेड और एन तो काम की चीज़ है, बाकी सब कॉन्स्टेंट, सबकी वैल्यू पुट करो तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है 2.18 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन। बच्चों सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड नहीं लेना यहाँ पर गलती से। अगर मीटर पर सेकेंड ले लेते तो यहाँ 10⁶ आ जाएगा, 8 नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट। टोटल एनर्जी जो होती है ना एक सेल में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो टोटल एनर्जी दो लोगों से मिलकर बनी है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी जो होती है के जेड ई का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस में होगी, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है भाई, इससे 2 गुना है काइनेटिक से। तो एक रिलेशन भी आपसे हम ध्यान रखेंगे। क्या रिलेशन बन गया कि जो टोटल एनर्जी है वो एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो उसका 2 गुना है टोटल का, तो आप इसको 2 से डिवाइड करो। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्लस में होती है, तो यहाँ माइनस साइन डाल के हम उसको प्लस कर देंगे। ये रिलेशन आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला, अब टोटल एनर्जी अब अगर हम पूरे फार्मूले को सॉल्व करें डाल के वैल्यू वगैरह तो आता है -13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर इन इलेक्ट्रोवोल्ट। एक इलेक्ट्रोवोल्ट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप सीधा 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻, एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उससे आप मल्टीप्लाई करो तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब आता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर बच्चों समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। वेव नंबर वी बार, यानी कि वेव नंबर का मतलब समझो कि एक सेकेंड में या एक डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस में, जैसे मान लो एक ये यूनिट डिस्टेंस यानी वेवलेंथ मैंने मान लिया यहाँ पे 1 मीटर का है, तो 1 मीटर के अंदर कितनी वेव का फॉर्मेशन हुआ वो उसका वेव नंबर होता है। तो वो क्या होता है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 1/n का स्क्वायर, n1 n2 का स्क्वायर आ जाएगा फॉर्मूले में। इसको हम इस वाले इक्वेशन को रेडबर्ग इक्वेशन भी बोलते हैं। अगला यहाँ पे आर की रेडबर्ग कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। यूनिट भी रख सकते हो ध्यान में, क्योंकि देखो ना इनवर्स का रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, तो ये तो पर मीटर आएगा ही। और तकरीबन जो इसकी वैल्यू है 10⁻7 आ जाती है। अगला हम अगर बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो इसमें गाना याद रखना है, लाइफ बड़ी परेशान है भरोसे पर हमारे, ठीक है। तो लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीफंड हमफ्री ये आ गई, और इसको बोलते हैं नंबर सेल 1 2 3 4 5। और इसमें देखो यहाँ पे लाइट भी कौन सी है, लाइमन में अल्ट्रावायलेट, इसमें बाल्मर में विजिबल, बाकी सब में इंफ्रारेड आ जाएगा। और देखो बच्चों यहाँ पे एनर्जी का भी अगर ध्यान रखोगे तो जल्दी जल्दी सवाल निकलेंगे। पहले वाले सेल में एनर्जी है 13.6 और अगले में है 3.4, यहाँ पे 1.51, अगले में है 0.85, यहाँ पे है 0.54, यहाँ पे है 0.37। बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रख लोगे तो आपका सवाल जल्दी जल्दी निकलेगा। अगला आता है कि अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्वेश्चन में बोला जाता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी मिनिमम, तब आपने लाइमन सीरीज के अगर बात करें, लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है पहले से दूसरे सेल में। बाल्मर की बात करेगा दूसरे से तीसरे में, पास्टन में 3 से 4, ब्रैकेट में 4 से 5 एंड पीफंड में 5 से 6। अगला फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर सबसे छोटी वेवलेंथ चाहिए इसका मतलब एनर्जी बहुत मैक्स है। एनर्जी मैक्स कब हो सकती है? जब बड़ा भारी जंप हो उस इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट सेल से इन्फिनिटी पे चला गया भाई, पहले से मैंने जंप मार दिया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको भेजने में। तो अगर लाइमन है तो 1 से इन्फिनिटी, बाल्मर है तो 2 से इन्फिनिटी, इस तरह से आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी, बोहर मॉडल सिर्फ एप्लीकेबल उसी के लिए है जो हाइड्रोजन लाइक एटम है, यानी कि आपने ये नहीं बोल देना कि हीलियम पे सर वैलिड है, नहीं भाई, हीलियम +1 पे वैलिड है, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन उठा के फेंक दिया तब एक बचा, तो उसके मतलब उसमें ये फिर वैलिड हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब, अगर यहाँ हीलियम दिखते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे एक तो फेंकना पड़ेगा, तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। इस बात का ध्यान रखें आप। अगला जो अपना कंसेप्ट इसमें है, अगला क्या कह रहा है कि भाई एक्साइटेशन एनर्जी क्या है।
एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब आपको एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, यानी कि आपने बोला फर्स्ट एक्साइटेशन, इसका मतलब वो सेकंड सेल में जा रहा है। अगर बोला थर्ड एक्साइटेशन तो इसका मतलब है वो फोर्थ सेल में जा रहा है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर वहाँ पे लिख रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेशन का आप रेडियस बताओ, इसका मतलब n की वैल्यू 2 लेना है वहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को फेंकते हो और वो कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे, कहीं भी किसी भी सेल से फेंको, मैंने मान लो 1 से फेंका इन्फिनिटी तक, तो वो हो गई उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब और एक स्पेक्ट्रम लाइन कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा आसान। n अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे n 1 है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ पे, पहले वाले सेल में, तो हम क्या करते हैं, सीधा इनका डिफरेंस लेंगे, 3 - 1 कितना आ गया, 2। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल फॉर्म बोलते हैं उसको, डिक्रीज होते हुए 0 तक लिखना है। 2 + 1 + 0, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 स्पेक्ट्रम लाइन। अगला एक और एग्जाम्पल समझ लो, 4 से अगर मैंने जंप कराया 1 में, तो इसका हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आया, 3 का। अब इसको फिर से डिक्रीज होते हुए 3, 2, 1 लिखेंगे, तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी जनरेट होंगी इस जंप में, 6। अब अगर वो पूछ लेता है भैया बताओ एक यूवी में कितनी, विजुअल में कितनी, इंफ्रारेड, बहुत सिंपल बात है, 4 से पहले में जंप किया, पहला वाला तुम्हें याद रखना लाइमन था, लाइमन में भाई साहब कौन सा था, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद बाल्मर में विजुअल, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, तो वही लिख देना, अल्ट्रावायलेट में 3, विजुअल में 2 और इंफ्रारेड में 1। तो ये आपका चैप्टर देखो कितनी जल्दी से खत्म हो गया। थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।